नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आई है और समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और उसमें 16 नाम सामने आ गए हैं। कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा, इस बात की घोषणा आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी ने कर दी है। लेकिन भारत एक सोच ने इससे पहले ही आपको ये लिस्ट पहले ही बता दी थी कि आखिर कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इससे पहले ही हम अंदर की खबर लेकर आए थे आपके लिए। देखिए, जो लेटर पैड है जो मोबाइल में मैं देख पा रहा हूं, उस पे लिखा हुआ है, होगा पीडीए के नाम, आपकी एकजुट मतदान, लोकसभा चुनाव 2024, सपा प्रत्याशी। और लिस्ट है 16 नाम। जल्दी से मैं आपको वो लिस्ट पढ़ के बताता हूँ। और भरत भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत भाई, स्वागत है आपका। मयंक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्लेषण करेंगे इन 16 नामों का। लेकिन सबसे पहले नाम बता देते हैं। संभल से शफीकुर रहमान पर्व चुनाव लड़ेंगे। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मल्होत्रा, जी हाँ, फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी। आखिर में गोरखपुर, जहां पर श्रीमती काजल निषाद चुनाव लड़ती दिखाई देंगी। भरत भाई, ये 16 नामों की लिस्ट कैसे विश्लेषण करेंगे? जी देखिए, ये जो 16 नाम हैं बहुत सोच समझकर, हालांकि ये रणनीतिक समझदारी दिखाई गई है इन 16 नामों में, जो जहां से जीत सकता है। इस बार हाँ। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने जिताऊ कैंडिडेट्स के ऊपर दांव लगाया है। और वो कैंडिडेट्स जो पिछले 5 साल से तैयारियां कर रहे थे, उनका नाम यहां पर इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी के अपने राजनीतिक घराने के जो यादव परिवार के लोग हैं, उनमें से 3 नाम, अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव और डिम्पल यादव, ये 3 नाम हाँ। दिखाई दे रहे हैं। बदायूं और फिरोजाबाद और मैनपुरी, मुलायम मैनपुरी। नेताजी मुलायम सिंह जी यादव के न रहने के बाद जो सीट खाली हुई थी, उस पर डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, और जीत उनको, और क्या अद्भुत उनको समर्थन मिला था। लेकिन इन सब सीटों में एक सीट बड़ी मेन और प्रमुख दिखाई दे रही है, वो है फैजाबाद या अयोध्या की जो सीट है। उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन के बीच में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद, माफ करिएगा, अच्छा, अवधेश अवधेश साहब। अवधेश प्रसाद, ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिनको अगर लोग रिकॉग्नाइज ना कर पा रहे हो तो मैं बता देता हूं। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जो विधानसभा में अखिलेश यादव के ठीक बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठते हैं। ठीक बगल वाली सीट पर ये वही अवधेश प्रसाद हैं। अवधेश प्रसाद 9 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, अभी मौजूदा विधायक हैं। और लल्लन लल्लन सिंह मेरे ख्याल से इस समय अयोध्या में जो हैं, वो वहां पर जो है सांसद हैं। और जी। जी। लल्लू सिंह सांसद हैं वहां से। और अवधेश वर्मा 9 बार के विधायक हैं। और इस बार अयोध्या में, और दलित समाज से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। तो एक बात इससे मैसेज ये जाता है, बिल्कुल क्लियर मैसेज अखिलेश यादव इस लिस्ट से देना चाहते हैं। दलितों के लिए क्लियर मैसेज है, पिछड़ों के लिए जैसे आनंद आनंद भदौरिया, उत्कर्ष वर्मा, नवल किशोर साक्य। डॉक्टर नवल किशोर बहुत समय से जो है समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए लगे हुए थे। और जो दर्शक जो है डॉक्टर नवल किशोर और स्वामी प्रसाद मौर्य और इन सब के नामों को खोजेंगे तो डॉक्टर नवल किशोर का बहुत गहरा रिश्ता निकलेगा। और समाजवादी पार्टी से वो पिछली बार टिकट लेना चाहते थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से डॉक्टर नवल किशोर का जो है टिकट वो रह गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाया था। और इस बार लोकसभा के लिए अखिलेश यादव ने उनका नाम जो है आगे करके ये बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जो पीडीए ऊपर लिखा गया है, आप देखिए कि इस लिस्ट में जो पीडीए लिखा हुआ है, जैसे रविशंकर सिंह पटेल, अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा, राम प्रसाद चौधरी, काजल निषाद, और इस तरीके के ये जो नाम हैं, डिम्पल यादव, अक्षय यादव, 3 जो है यादव परिवार के लोग हैं इसमें। और अनु टंडन जो उन्नाव से प्रत्याशी हैं, अनु टंडन पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय अनु टंडन के बेहद करीबी उनका बेहद करीबी जो है 2 लोग आए थे कांग्रेस से,
और उन दो लोगों में अनु टंडन जी को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाया गया था, उनको रोक लिया गया था कि उसी समय ये पता चल गया था कि अनु टंडन जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, और अनु टंडन जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी इस बार, और अखिलेश यादव ने ये साबित कर दिया है। और रही जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण सीट लोग कह रहे हैं कि इस समय कौन सी है, एक है गोरखपुर और धार्मिक उस पे लहजे से देखा जाए, धार्मिक नजरिए से, और दूसरी है अयोध्या की सीट। अयोध्या की सीट के ऊपर अवधेश वर्मा माफ करिएगा, अवधेश प्रसाद, मुंह से बार बार वर्मा निकल रहा है उनके लिए, लेकिन अवधेश प्रसाद जी को उतारा गया है। और अवधेश प्रसाद जी बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, और इस बार ये देखा जा रहा है अखिलेश यादव की इस लिस्ट में, समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में, कि अनुभव को वरीयता दी गई है, साथ में उन लोगों को जिन्होंने पिछले 5 सालों से 8 सालों से धैर्य रखा है, धीरज रखा है, हाँ। उन लोगों को भी इस सीट इस सूची में, पहली ही सूची में उनका नाम शामिल करके ये दिखाई दे रहा है कि पीडीए जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, उस पीडीए की लाइन और लेंथ पर बिल्कुल चलकर आगे बढ़ रहे हैं, और इस सूची के जो नाम हैं वो बिल्कुल इसको दिखा रहे हैं। शकीफुर रहमान, अब मुझे लगता है इस पूरी सूची में अगर हम इस सूची का विश्लेषण करें तो शफीकुर रहमान बर्क, 91 साल की उम्र है उनकी, और 91 साल की उम्र में सबसे उम्र दराज व्यक्ति वो हैं, यानी युवाओं का साथ भी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इस सूची के भीतर दिखाई दे रहा है। 91 साल की उम्र तक में उनका राजनीतिक करियर बहुत शानदार रहा है, बहुत अद्भुत रहा है, बहुत दिव्य रहा है। मोदी, अमित शाह जैसी सैकड़ों आंधियां आई और चली गई, लेकिन शफीकुर रहमान बर्ग को हिला नहीं पाई। शफीकुर रहमान बर्ग जो है वो जड़ बनकर संभल की धरती पर जो है पकड़े रहे, उनको कोई हिला नहीं पाया। तो दलित चेहरे के तौर पर अवधेश वर्मा को आगे कर रहे हैं अखिलेश यादव, और समाजवादी पार्टी में माफ करिएगा कोई बात नहीं भरत भाई, कोई बात नहीं, आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। अवधेश प्रसाद जी को एक दलित चेहरे के तौर पर फोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में एक दलित चेहरे के तौर पर उनको बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। ये इस लिस्ट से दिखाई देता है, क्योंकि वो अभी मौजूदा विधायक हैं और विधायकी का पूर्ण आनंद ले रहे हैं, पिछले 9 वर्षों से विधायक हैं और उसका भी पूर्ण आनंद ले रहे थे, लेकिन अब जो है उनको भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैदान में उतारा जा रहा है। लल्लू सिंह जो है 2009 में कांग्रेस और 2004 में जो है वो इस सीट पर, फैजाबाद की सीट जो है 2009 में कांग्रेस और 2004 में बसपा ने जीती थी ये सीट, और यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर भाजपा और 2 पर सपा का अभी भी कब्जा है। खुद जो अवधेश प्रसाद जी हैं वो मिल्कीपुर जो सीट है, सुरक्षित सीट है एससी वर्ग के लिए, उस सीट से विधायक हैं। शफीकुर रहमान बर्ग की बात हो ही गई। अब देखिए आगे जो है मोटा मोटा मैं बता देता हूं, बाकी मयंक जी का बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है इन सीटों के ऊपर कवर करते हुए, तो आगे वो बताएंगे। लेकिन जैसे काजल निषाद हैं, मेरा मोटा मोटा अनुमान ये कहता है कि गोरखपुर में अभी वहां पर जो सांसद हैं वो हैं रवि किशन। तो रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के क्षेत्र से आते हैं और भोजपुरी के अच्छे कलाकार हैं वो, उनके सामने काजल निषाद जो कि भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी पिक्चरों में काफ़ी काम कर चुकी हैं, हीरोइन रह चुकी हैं, उनको अखिलेश यादव ने दोबारा उतारा है। अभी विधानसभा चुनाव में उनको उतारा था, लेकिन विधानसभा चुनाव वो बुरी तरीके से हार गई, जीत नहीं पाई। लोकसभा में फिर एक बार वो उनको मौका देना चाहते हैं। गोरखपुर में काजल निषाद माफ करिएगा, गोरखपुर में काजल निषाद 2022 के चुनाव में काफी हल्की पड़ गई थी, और सपा जो है इस बार मुझे ऐसा लगता है कि काजल निषाद के ऊपर दांव इसलिए लगा रही है क्योंकि रवि किशन जो पिछला चुनाव था, काजल निषाद पिछले चुनाव में उनको टिकट दिया गया था, और रवि किशन के सामने जो है भोजपुरी फिल्मों में काजल निषाद रही हैं, तो अब उन लगा समाजवादी पार्टी को ये बात लगती है कि जब भोजपुरी सिनेमा में रह सकती हैं तो फिर चुनाव में भी उनको उनके खिलाफ मैदान में उतारा जाना चाहिए। पिछले चुनाव में मैदान में उतरी थी, और गोरखपुर में निषाद वोटरों की जो जनसंख्या है वो भी ठीक ठाक है।
तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है एक तीर से मुझे लगता है कि दो निशाने लगाने के मूड में, इसी वजह से किसी और को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि गोरखपुर में जो तिवारी परिवार है, जी। हाता 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 में जो तिवारी परिवार रहता है, तो तिवारी परिवार में से किसी बाहुबली को ट्राई किया जा सकता था, क्योंकि पूर्वांचल में सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस या सिर्फ और सिर्फ आप ये कह लीजिए कि लोकप्रियता के हिसाब से, सोशल मीडिया की लोकप्रियता या फिल्मों की लोकप्रियता ही सिर्फ काम नहीं आती है, थोड़ा पीछे सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो गोरखपुर की सीट पर हो सकता है कि उन लोगों ने लड़ने से वहां पर इनकार किया हो। बैक एंड क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, हम्म। लेकिन काजल निषाद, रविशंकर, माफ करिएगा, रवि किशन के सामने इतनी बहुत मजबूत दावेदार मुझे लगती हुई दिखाई नहीं देती हैं। बाकी तो वो मेहनत करेंगी, लड़ेंगी तो जीतेंगी, वो उनके ऊपर है। लेकिन अभी से बाकी जो चेहरे हैं जिन पर दांव अखिलेश यादव ने लगाया है, उनका भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। अभी मयंक जी कुछ डिटेल लेकर आए हैं, शायद मयंक बिल्कुल, जी। मयंक भाई के पास चलते हैं। भरत भाई, मयंक भाई, क्या लगता है कि जो देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जब भी होता है, कहते हैं कि भाई जातीय समीकरण को साध कर यहाँ पर हर एक पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है, हर एक सीट पर रणनीति बनाती है। पीडीए को लेकर अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, तो क्या, जैसा कि भरत भाई कह रहे हैं, क्या इस लिस्ट में 16 नामों की लिस्ट में वो पीडीए की झलक दिखाई दे रही है? जातीय समीकरण को साधा गया है क्या? और क्या लगता है कि देखिए पहली लिस्ट है तो मैसेज बढ़ा जाना चाहिए, तो अखिलेश यादव वो मैसेज देने में कामयाब हो पाए क्या? देखिए, अखिलेश यादव ने पहली लाइन में लिखा है कि होगा पीडीए का नाम अब की एकजुट मतदान। मतदान में अखिलेश यादव के पास 16 नाम घोषित किए हैं, जिसमें से जो हमें दिखाई दे रहा है 3 यादव हैं, 4 कुर्मी हैं, 1 मुसलमान है और 2 खत्री हैं। ये हाँ। उन्होंने इन नामों का ऐलान किया है, जिसमें उनकी साफ पीडीए की झलक दिख रही है। जो उनका पीडीए का समीकरण है, पीडीए का नारा है, उसको लेके वो चल रहे हैं। और उन्होंने अपनी जो पहली लिस्ट है 3 यादव लिया है, 4 कुर्मी लिए हैं, 1 मुसलमान है, 2 खत्री। मयंक जी, अपर कास्ट ब्राह्मण है कोई इसमें? नहीं नहीं, ब्राह्मणों की अभी लिस्ट नहीं है। अखिलेश यादव ने पीडीए, वो नहीं, अखिलेश कहा यादव ने तो नहीं कहा नहीं, तो ये अखिलेश जा रहा था कि ए का मतलब अल्पसंख्यक नहीं, अगड़ा भी है। सर, अगड़ा उन्होंने भी एक है। चीज कही थी। नहीं, उन्होंने एक चीज कहा था कि जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा था अगड़ा। तो टिकट जो मिलेगा, जब पूछा जाएगा तो कहेंगे अभी 80 नाम ऐलान है, दे देंगे, अभी बहुत लंबा है। तो ये नहीं, कई अभी बार अगड़ा, मयंक भाई, कई बार अगड़ा बोलते हैं अखिलेश यादव, कई बार कहते हैं आधी आबादी है ये। जब महिलाओं की बैठक हो रही थी तो उन्होंने कहा पीडीए का मतलब आधी आबादी, अब एक को आप आधी आबादी समझना शुरू कर दें। और फिर कई बार देखिए अल्पसंख्यक हो जाता है, देखिए, कई बार अगड़ा हो अगड़ा जाता है। और अल्पसंख्यक उसमें दोनों है। समाजवादी पार्टी का जो ये पीडीए का फॉर्मूला है, वो दोनों मिक्सर है, आप समझिए, अगड़ा और अल्पसंख्यक। जहां पे जो चीज सेटल मतलब सही लगती है, वहां पे अखिलेश उस चीज को बिठा देते हैं। तो ये नाम जो 16 ऐलान हुआ, इसमें ज्यादातर अखिलेश ने इन जातियों का भी किया जो पीडीए का उनका मेन कॉन्सेप्ट है। ब्राह्मण अभी जो सर कह रहे हैं, ब्राह्मण का भी जिक्र नहीं है, आगे के नाम होगा। अभी ये तो शुरुआत है, सिर्फ 16 नाम आए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी खुद 60 सीटों पर लड़ने वाली है। तो अभी बहुत लंबी लिस्ट यानी है। इसमें सबसे पहले शफीकुर रहमान वर्क हैं, जिनका बताया भरत जी ने कि उन 91 साल की उम्र है। दोबारा सपा ने भरोसा जिताया है संभल की सीट पर। वहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। बस अब डिपेंड करेगा कि सामने वाला कैंडिडेट क्या होता है। कांग्रेस अगर मिलकर लड़ती है, बसपा अपना कौन सा कैंडिडेट उतारती है, क्योंकि यहाँ पे उम्र का भी शफीकुर रहमान पे एक असर दिखेगा, क्योंकि चुनाव में उतरना, रैलियां करना, सभाएं करना, घर घर जाना, नहीं आजकल नहीं, तो ये आप तो मयंक भाई, शफीकुर रहमान वर्ग जो है अब रैलियों से ऊपर उठ चुके हैं, जहां तक लगता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, पिछले चुनावों में भी हमने देखा, अलग अलग सभी पार्टियों ने लड़ा, लेकिन वर्ग साहब को कोई हिला नहीं पाया। नहीं विधानसभा में भी उनका दबदबा देखने को मिला। जिसका समर्थन वो कर दें उसकी जीत पक्की है। संभल से तो मैं कम से कम इतना समझता हूं। नहीं, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन पिछली बार का हम समीकरण भी देखें तो बहन जी भी थी, मायावती भी थी। वहाँ पे मुस्लिम का दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं था। बीजेपी के सामने हो या फिर उसके सामने एक मुश्त मुस्लिम वोट मिला था। तो शुरुआत में, अभी जब तक सामने वाला कैंडिडेट नहीं आ जाता, हम उसका पूरा विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और बाकी अभी तो समय आएगा तो ये चीज़ें पता चलेंगी। बाकी समाजवादी पार्टी ने, आपको पता ही है, कन्नू टंडन को उतारा है, जो काफ़ी अनुभवी हैं और पुरानी नेता हैं।
और वो पहले भी कांग्रेस में रह चुकी हैं, और समाज को लेके, उन्नाव को लेके हमें नहीं लगता कि उनको कोई भी ना जानता हो। हर व्यक्ति उन्हें उन्नाव में जो है, जो उन्नाव का वासी है, वो उनसे परिचित है। तो नो डाउट अन्नू टंडन उन्नाव में अच्छी टक्कर देंगे जो भी सामने उनके होगा। और दूसरी बात करें, उसमें दी है उन्होंने लालजी वर्मा को टिकट दिया है। लालजी वर्मा काफ़ी पुराने नेता हैं, दलित नेता हैं और पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, बसपा में भी रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अपना एक आवाज नहीं आ रही भरत भाई, म्यूट है आप। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, इसमें एक चीज मतलब देख पा रहे हैं, धरौरा की जो सीट है, तो धरौरा जी। सीट तो इससे पहले कांग्रेस के पास हुआ करती थी। जितिन प्रसाद जो भी बीजेपी में छलांग मारकर चले गए हैं, वो पिछली बार लड़े थे यहाँ से चुनाव और हार गए थे। हारने के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और ये कहा जा रहा था कि ये सीट समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। कांग्रेस का बड़ा परंपरागत सीट धरौरा रही है, लेकिन यहाँ से समाजवादी पार्टी के बड़े अखिलेश यादव जी के करीबी जो हैं आनंद भदौरिया जी को यहाँ से उतारा गया है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये भी अपने आप में एक नई चीज दिखाई दे रही है, और इस लिस्ट से ये लग रहा है कि करबो लड़बो जीतबो वाली लिस्ट में ये जो नाम है, उससे ये फीलिंग आ रहा है कि अपने क्या कहते हैं कि पिछली बार जैसे एक सीट थी जिस पर मुलायम सिंह जी यादव लड़ रहे थे, जिस पर मैनपुरी वाली सीट, तो मैनपुरी की सीट पर एसपी बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, मंत्री थे वो। और एसपी बघेल को इसलिए उतारा था कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी जान रही थी कि हमारे पास नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उलझाए रखने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूत कैंडिडेट दिया था कि हम भले ही हार जाएं। भारतीय जनता पार्टी का ये ऑथेंटिक बयान भी बाद में आया था कि हमने मजबूत कैंडिडेट इसलिए दिया था क्योंकि यादव परिवार को हम यहां घेरे रहें, और जितना हम यहां घेरे रहेंगे उतना समय उनका यहां खर्च करवाएंगे, उतना वो अखिलेश यादव के खिलाफ भी एसपी सिंह बघेल चुनाव में, करहल से चुनाव में उतरे थे भरत भाई, तो वही रणनीति उस समय भी रही होगी। जी जी, नहीं नहीं, वही माफ करिएगा, करहल वाली ही बात मैं बता रहा हूं आपको, करहल वाली ही बात बता रहा हूं। तो वहां पर किस तरीके से फंसा कर रखा गया अखिलेश यादव जी के चुनाव में। तो अब की बार समाजवादी पार्टी जो है अपने मेन और मजबूत कैंडिडेट्स को, जिनके बारे में कहा जाता है कि अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और अखिलेश यादव जी उनकी बात मानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वैसे लोगों की लिस्ट को पहले जारी किया है और उन पर भरोसा जताया है, दांव लगाया है कि जाइए कुछ कर दिखाइए। तो इस बार का ये लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस बार लिटमस टेस्ट भी होगा और परीक्षा भी होगी आनंद भदौरिया की धरौरा में। और भरत भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखें, 11 सीटें जो दी है, बहुत ज्यादा खबरें तैर रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है, कांग्रेस पार्टी और सीटें चाह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई खंडन भी नहीं किया गया। अगर आपको मंजूर नहीं है तो आपने खंडन भी नहीं किया ऑफिशियली कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आ जाए कह दे कि हमें चाहिए। मसला ये है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस में रहने वाले लोगों का घर उस जगह पर है जहां से 11,000 लाइन की जो है तारों की लाइन निकली है। अब अखिलेश यादव ने जो है वो 33,000 की लाइन में कटिया लगा के सप्लाई ली है। तो अब वो 11,000 की लाइन से जो लोग कटिया लगाए हैं उनका बल्ब जल नहीं पा रहा है, उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि अखिलेश यादव के पास में कहां से ये गठबंधन हो गया है, कौन मान गया है, कैसे मान गया है, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा। एक तो देखिए, अगर कांग्रेस को ये लगता है कि उनके अपने लोग अखिलेश यादव से डील करें या समाजवादी पार्टी से सीटों पर डील करें, तो फिर कांग्रेस को अपने लोगों को या उत्तर प्रदेश के लोगों को, यहां के लोगों को डीलिंग के लिए लगाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने डीलिंग के लिए लगाया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि आप आइए, उत्तर प्रदेश की डीलिंग आप करिए। तो जब वो डीलिंग करके चले गए हैं, 11 पर मान गए हैं, तो अब अजय राय ये कहें कि नहीं हम 11 पे सहमत नहीं है, नहीं हम 5 पे सहमत नहीं, 18 पे सहमत नहीं, हमें इतनी चाहिए उतनी चाहिए, तो अपने आदमी को समझाओ ना भाई। कोई भी आदमी ये कहेगा, राजनीति शास्त्र सीखने वाला या पढ़ने वाला, राजनीति शास्त्र का जो है बिल्कुल नया विद्यार्थी भी यही कहेगा कि अगर आप
कि पार्टी ने जिसे अधिकृत किया सीटों के समीकरण के लिए, सीट बंटवारे के लिए, जिसको ऑथेंटिक किया, जब वो आदमी डील कर गया है तो नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे तो मसला नहीं उठता है। ठीक, तो अब वही बात, इसीलिए मैंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो है 33,000 की लाइन में कटिया लगा के सप्लाई ले ली है, यहां 11,000 लाइन में जो है लगा के कटिया, जिस कांग्रेस की बत्ती जल रही उन लोगों को पता ही नहीं चला कि करंट आया तो कितना आया और हमारी बल्ब कितना जल रहा, कहां से सप्लाई अखिलेश यादव के पास आ रही। और ये लाइन सीधे भरत भाई दिल्ली से आ रही है। हाँ, वही कह रहे हैं। तो ये सामंजस्य कांग्रेस को स्वयं बनाना चाहिए ना कि भाई अगर डीलिंग करनी है तो आप लोग डीलिंग करिए जी। अजय राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनको अधिकृत करते हैं कि आप जो है अब आप ही अखिलेश यादव जी से, जो हुआ आप और अखिलेश यादव के बीच में वो बात अलग है, लेकिन सीट बंटवारे के ऊपर आप लोग बात कर लीजिए राज्य में, तो चीजें सही रहेंगी। अब राज्य की कार्यकारिणी अलग कह रही कि हमें ये मंजूर नहीं जी, और दूसरी तरफ जो है वो ये है कि मंजूर है, मंजूर है। यहां कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इतने पे बात नहीं बन रही है। तो एक तरफ मोहब्बत चल रही है, दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ वालों को पता नहीं चल रहा है। तो ये कांग्रेस की अपनी रणनीतिक भूल का हिस्सा या रणनीतिक कमजोरी का हिस्सा है। इसमें हाँ या ना अगर करना भी है तो अभी भी करना चाहिए, अभी भी बताना चाहिए कि हम नहीं सहमत हैं जी, हम नहीं करेंगे। और ये जो धरौरा की सीट है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें भी संदेश है, इसमें भी संदेश है। इसमें कांग्रेस एक और सीट है, अभी तक कांग्रेस ये कह रही थी कि ये सीट हमारी परंपरागत सीट है। जितिन प्रसाद चले गए तो क्या हुआ, वहां तो कांग्रेसियों का जिस धरती पर खून पसीना लगा है वो हमारी है, लेकिन वहां से समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया को चुनाव उतार दिया, प्रत्याशी बना दिया। एक और सीटें बता रहे हैं भाई। एक और सीट है जिसपे सस्पेंस है, इसीलिए कांग्रेस यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने पीडीए नारा दिया है। अभी उन्होंने पूरा गठबंधन नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्रुखाबाद की जो सीट है वो बहुत पुरानी कांग्रेसी रही है। पहली बार सपा ने यहाँ पर यादव कैंडिडेट उतारा है, यादव से जुड़ा साक्य है जिनको उतारा है। ये सलमान खुर्शीद, आपको याद हो लुइस खुर्शीद, ये इसके रहे। इसके लिए जो मीटिंग में आज हमारी आपकी 4-5 दिन पहले जो डिबेट हुई थी, इसमें यही बात हुई थी कि फर्रुखाबाद सीट के लिए कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। सपा ने लड़ाई चल रही, मयंक भाई लखनऊ के लिए भी चल रही थी और खीरी के लिए और धरौरा और ये फर्रुखाबाद, ये 3-4 सीटें ऐसी हैं। और यहाँ पर अखिलेश यादव ने शायद ये बताने की कोशिश की है कि चलेगी तो सब हमारी ड्राइविंग सीट पर हम ही बैठेंगे। वही इसीलिए देखिए आप धरौरा हो गई, फर्रुखाबाद हो गई, लखनऊ हो गई, इसके अलावा खीरी हो गई, इन चारों सीटों पर सपा ने सबसे पहले ऐलान किया है। जो कि फर्रुखाबाद के लिए तो मुझे लग रहा है कि मीटिंग के दिन जो सूत्रों से हवाले खबर है, काफी विवाद हुआ कि सपा ने कहा नहीं हमारे खाते में रहेगी, और नहीं तो कांग्रेस ने कहा नहीं यहाँ से तो हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, और यही सेम धरौरा के लिए भी था। लेकिन सपा ने दोनों सीटों पर ऐलान कर दिया, तो ये बड़ा मैसेज देने की बात है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, अयोध्या में जो फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद वर्मा को उतारा गया, दलित चेहरा है, और इसमें सबसे बड़ी खासियत है अयोध्या जो है वो मतलब अगला है, यानी सामान्य वर्ग का क्षेत्र आता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने दलित चेहरा उतार कर एक संदेश भी दिया है कि जो है अयोध्या फैजाबाद जो सीट है वो मतलब लड़ाने के लिए सभी वर्ग को, और जो आगे के लिए अपना लेते रहे पीडीए वर्ग जो उनका रहा है, पीडीए का फॉर्मूला, उसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी के तहत ये उतारा है। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात है वो भी अभी इस स्थिति में असमंजस ही दिख रहा है, क्योंकि जिसके लिए लड़ाई हो रही थी सपा ने उस पर पहले ही पत्ते खोल दिए हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। और ये मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। भरत भाई मेरा आपसे एक सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए खबर आ रही है कि भाई समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि खड़गे साहब जो या बाराबंकी या फिर इटावा से चुनाव लड़े, जिससे कि दलित वोट बैंक को जो है अपनी तरफ लाया जा सके। अगर मायावती आगे आने वाले वक्त में उनके साथ नहीं आती है तो दलित वोट बैंक पर कब्जा किया जा सके। ये कैसे देखते हैं आप इसे, जो खबरें आ रही हैं इसके मुताबिक? तो मुझे नहीं लगता कि खड़गे जो है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है। अब कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश से उनको लड़ाए तो अलग बात है, लेकिन खड़गे को अभी जो है साउथ भी संभालना है। तो जिस तरीके से साउथ में नरेंद्र मोदी डोरे डाल रहे हैं अभी राम मंदिर उद्घाटन के समय,
साउथ के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में जा जाके, या साउथ की मूर्ति का उन्होंने चयन किया जो राम मंदिर में लगी है। तो साउथ को तोड़ने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनको ये बात मालूम चल गई है कि नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में जहां हम लोग बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, इस बेल्ट के भीतर राम मंदिर उद्घाटन का उतना ज़्यादा असर हुआ नहीं है। एकदम राम लहर में भावनात्मक मूड बना नहीं है। तो मोदी जी को ये मालूम है कि अगर यहाँ से जो सीटें गिरेंगी, क्योंकि ये तय है कि उत्तर भारत से इस बार सीटें गिरनी हैं। 2019 वाला माहौल भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, सीटें गिरेंगी। तो यहां से जो सीटें गिरे उनकी भरपाई साउथ से की जा सके या नॉर्थ से की जा सके, इसलिए साउथ फोकस्ड है मोदी। और कांग्रेस को यह बात अच्छी तरीके से मालूम है कि कांग्रेस का जो सबसे मजबूत गढ़ है वो साउथ ही है, और साउथ को इस बार रोक कर रखना है, अपने साथ रखना है, गठबंधन दल के लोगों के साथ रखना है। अभी तमिलनाडु में जयललिता की जो पार्टी कुछ दिन पहले उनने गठबंधन तोड़ा था, ये फिर से खबरें आ रही हैं कि उनकी पार्टी ने दोबारा से एनडीए में शामिल होने के लिए मन उन लोगों ने बना लिया है। तो साउथ में भारतीय जनता पार्टी बहुत माइनर काम कर रही है, बहुत माइन्यूट काम कर रही है। और उत्तर भारत में उनको ये मालूम है कि उत्तर भारत में उतना दूध दुहा जा चुका है, वोट का जो है उतना निचोड़ लिया जा चुका है जितना निचोड़ा जा सकता है वोट। तो 2019 में वो अधिकतम वोट निचोड़ चुके हैं। उनको मालूम है कि हमारा जो है वो जो पीक है वो 2019 में आ चुका है, अब डाउनफॉल होगा। तो डाउनफॉल में जितना कम डाउनफॉल हो, सीटों का अंतर जितना कम हो, और दूसरी तरफ से उसको कवर करने के लिए जो तैयारी है वो पूरी की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि खड़गे को उत्तर प्रदेश में, जहां पर अखिलेश यादव पर भरोसा उन किया जा सकता है या गठबंधन बनाकर थोड़ी चीजें मजबूत की जा सकती हैं, या उत्तर प्रदेश का वो दलित वोटर जो बहन कुमारी मायावती जी को चंद्रशेखर रावण में ही अपना दलित नेता खोजता है, अभी भी दलित नेताओं में खड़गे की वो सर्वमान्यता उत्तर प्रदेश में मुझे लगती हुई दिखाई नहीं देती है। तो जो खड़गे का राजनीतिक चार्म, जो खड़गे की राजनीतिक विरासत, जो खड़गे का राजनीतिक पकड़ साउथ में है, साउथ के वोटर्स के बीच में है, वो उत्तर प्रदेश में प्रयोग करना मेरे ख्याल से तो बेकार होगा। अधिक छोड़ एक को धुआवें, और क्या कहावत है, तो ये वही हो जाएगा कि पूरी के चक्कर में वो आधी भी न चली जाए जो आधी इनके पास है अभी। तो खड़गे को यहां से उतारना तो मुझे नहीं लगता। और एक चीज और है कि कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का है या होने वाला है, जब उनके साथ गठबंधन होगा तो वहां पर इंडिया लिखा जाएगा, INDIA। ये राइट विंग्स वालों के, लेफ्ट विंग्स वालों के लिए, और INDI वो राइट विंग वालों के लिए। तो ना तो यहां पर राइट विंग वालों वाला लिखा है इंडिया, इंडी, ना लेफ्ट विंग वाला लिखा है इंडिया, यहां पर लिखा है PDA। तो जो तो मयंक जी राजनीति पर बहुत महीन नजर रखते हैं, और उन्होंने सबसे पहले पकड़ा कि जब लिस्ट के ऊपर जारी करते समय समाजवादी पार्टी ने PDA लिखा हुआ है, तो इट मींस कि ये इंडिया की लिस्ट नहीं है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपसी बातचीत के बाद और सहमति के बाद बनी हुई सूची नहीं है। ये अखिलेश यादव जी के अपने जो गठबंधन दल, सहयोगी छोटी पार्टियों के दल हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाकर जारी की गई सूची है। तो इस सूची में कांग्रेस या इंडिया जैसा कुछ नहीं है। और अगर ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर कांग्रेस इस सूची के साथ, या समाजवादी पार्टी ने जो 11 सीटें अभी दी हैं उसके साथ में अपनी सहमति नहीं दिखाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस नाम का जो गठबंधन है वो बने या ना बने, या उस पर असमंजस, ये स्थिति अभी भी है। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों की तरफ से तो ये स्थिति अभी असमंजस वाली ही है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो नेता हैं वो अभी भी अखिलेश यादव द्वारा दी गई 11 सीटों से सहमत नहीं है। तो अगर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस
इस गठबंधन में तय की गई सीटों से सहमत नहीं है, तो राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर चुनाव लड़ने आने वाले नहीं है। लड़ेगा तो चुनाव यहां समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो दल यहां मौजूदा है वही लड़ेगा। तो अगर कांग्रेस नहीं लड़ती है, अजय राय हथियार डाल देते हैं, इस उनके हिसाब से ये जो गठबंधन की सीट बंटवारा ठीक नहीं हुआ है, तो फिर कांग्रेस को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा या सॉफ्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। अब हार्ड और सॉफ्ट में यह है कि हार्ड डिसीजन लें तो ये काम करें कि जो लोग इस सूची का विरोध कर रहे हैं, मतलब इस सीट बंटवारे का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो अपना आदमी भेजा अशोक गहलोत के रूप में, वो जो सीटें फाइनल करवा के गए हैं, उन सीटों से जो लोग सहमत नहीं है उनको पार्टी से उठाकर अनुशासनहीनता की कार्रवाई में बाहर फेंकें। या फिर सॉफ्ट ये हो सकता है कि कहें कि जी अखिलेश यादव ने जो सीटें हमें दी हैं वो हमें ठीक नहीं लगती हैं, इसलिए जो है इतनी सीट पर तो भैया बात नहीं बन पाएगी, कुछ घटाओ बढ़ाओ तो बात हो, सौदा ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो ये दो विकल्प हैं अभी। और ये जो सूची आपके सामने है, ये सूची हार्डकोर अखिलेश यादव जी की सूची है। इसमें कांग्रेस का कोई पुट मुझे दिखाई नहीं देता है। हाँ, मयंक भाई, आखिर में हम इसके बाद डिबेट के आखिरी दौर में हैं, तो आखिर में एक बदायूं सीट हमसे थोड़ी सी मिस हो रही है। धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, संघमित्रा मौर्य वहां से सांसद है, स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। जब मैं बदायूं गया वहां पर इलेक्शन कवर करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, यकीन मानिए, जिन्होंने कहा कि धर्मेंद्र भैया ने बहुत काम कराया है यहाँ पर। तो आपको लगता है क्या कि धर्मेंद्र यादव को बदायूं से वापस करना वो सही फैसला है, या फिर कहीं और से भी लड़ाया जा सकता था? परिवार के सदस्य है। नहीं, देखिए, पार्टी का अभी तक का जो फैसला है वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि वो लगातार वहाँ पर काम करा है, उन्होंने काम करके वहाँ पे दिखाया है। तो ऐसे में पार्टी को भरोसा है वो जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर अब ये देखना होगा, क्योंकि जो पहले संघमित्रा मौर्य थी, अब क्या समीकरण बनते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद अब मौर्य की का बार मामला। उतारेगी नहीं बीजेपी बदायूं से, मुझे बिल्कुल, ऐसा लगता है। और बिल्कुल, मुझे भी ये चीज लग रही है, बीजेपी उतारेगी नहीं संघमित्रा मौर्य को। इसीलिए सपा को भी ये उम्मीद है बीजेपी शायद ना उतारे, इसीलिए धर्मेंद्र को वहां पे उतारा है, क्योंकि पुराने नेता रहे हैं, वहां पर काम करते रहे हैं, तो जीत का आसार ज्यादा है। बाकी खेल खराब करने में मायावती माहिर हैं, ये समय आएगा तो पता चलेगा वो क्या करती हैं। नहीं नहीं, भरत भाई हमेशा डिबेट में कहते हैं कि देखिएगा कुछ ना कुछ खेल और बनेगा। मायावती को लेकर हमेशा खुद कहते हैं कि अभी रुक जाइए, थोड़ा समय दीजिए, देखिएगा कुछ ना कुछ तस्वीर बदलेगी। अभी भी आप उसी अपनी बात पर कायम है भरत भाई कि नहीं? नहीं, देखिए क्या है कि अगर बहन जी तो तीसरी पार्टी हुई ना, हाँ। अभी तो दो लोग ही आपस में बातचीत नहीं बना पा रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात ये कहता हूं कि बहन जी कभी भी एक कदो धनिया धनिया, आलू आलू, बैंगन बैंगन, बैंगन बैंगन, 1 रुपए 2 रुपए 2 ये इस तरीके की राजनीति करने वाली वो है नहीं। 11 सीटें हमने दे दी, तुमने नहीं ली, हम नहीं ले रहे हैं, तुम ले रहे हो, हम नहीं ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो, इस तरीके की राजनीति करने वाली वो लेडी है नहीं। उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाया, उनके राजनीतिक तेवरों को देखकर और पिछले गठबंधनों के अनुभवों को सीखते हुए इस निष्कर्ष पर भरत यादव निकलते हैं कि बहन जी जो कोट करेंगी, जो नंबर कोट करेंगी कि हमको इतने नंबर चाहिए, आप दे रहे हैं या नहीं, आप ये बताइए। पिछली बार 38 कोट किए, 37 या 38 कोट किए थे, तो फिर उतने नंबर्स उनको मिले। 1-2 सीटों पर जो बात फंस रही थी, फिर 1-2 सीटों को बसपा के चुनाव चिन्ह पर या सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ाया गया। लेकिन बहन जी बहुत ज्यादा राउंड में मीटिंग करने वाली नहीं है। बहन जी आज आप पटना में मीटिंग करिए, कल आप बिहार में करिए, परसों आप जो है वो महाराष्ट्र में करिए, नरसों बेंगलुरु में करिए, फिर दिल्ली में करिए, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर मीटिंग करिए, फिर जूम कॉल करिए, फिर स्ट्रीम यार्ड खोलिए। ये हर चीज हर जगह वो बैठ बैठ कर मीटिंग करने वाली नहीं है। बहन जी का सिर्फ एक है कि हम इतने पे लड़ेंगे, सौदा मंजूर हो तो बताओ, नहीं गली पकड़ो। तो बहन जी तो बैठकर देख रही है ना ये छीछा लेदर, ऐसा तो है नहीं। बहन जी भी देख रही है नीतीश कुमार वाली छीछा लेदर उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी ने, मैं सब छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी ने जब ट्विटर पर लिखित भाषा में ये बता दिया कि अशोक गहलोत से बात हो गई है,
राहुल गांधी ने कहा था अशोक गहलोत जी, आप अखिलेश जी से बात करिए और जितनी सीटों पर बात बनती है वो बताइए। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, बताया कि 11 सीटों पर बात बन गई है। उसके बाद फिर च्यू म्यू करने की कोई बातचीत होती है क्या? जब बात बन गई और उसके बाद अपर लेवल से, ऊपर से कोई बात नहीं आ रही है। जयराम रमेश से पूछा जाता है तो कहते हैं अशोक गहलोत को कह दिया गया है कि आप बातचीत कर लीजिए, जितने में आप तय तोड़ कर लेंगे उतने में जो है हो जाएगा मामला, डील डन हो जाएगी। तो जब डील डन हो गई तो अब इन मिन्न करने की जरूरत तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी वही चल रहा है और ये चुनाव तक चलेगा, चिटिर पिटिर ये चलता ही रहेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। और अखिलेश यादव ऐसे, बहन जी अगर उस स्वभाव की हैं तो अखिलेश यादव बात करने वाले, बातचीत को आगे बढ़ाने वाले, क्योंकि अखिलेश यादव जी को यह मालूम है कि कोई भी बात हो तो बातचीत की टेबल से ही आगे बढ़ सकती है, बातचीत करके ही बढ़ सकती है। वो 1 राउंड हो, 2 राउंड हो, 3 राउंड हो, 4 राउंड हो। लेकिन अखिलेश यादव जी धैर्य रखने वाले नेता हैं, वो धैर्य रखते हैं। वो चाहे इस गठबंधन को ले लीजिए या कोई और चीज ले लीजिए, जितनी चीजें कांग्रेस ने अखिलेश यादव के साथ में की हैं, इतनी अगर किसी और के साथ में की होती तो गठबंधन करने की तो कोई और पार्टी सपने में कांग्रेस नहीं सोच सकती थी कि हम इस नेता के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव रिश्तों को न बिगाड़ते हुए यहां तक लेकर आए हैं। अखिलेश यादव संदेश देने वाले नेता हैं और उन्होंने आज ये लिस्ट जारी करके संदेश दे दिया है कि मानना है तो मान जाओ, नहीं तो चूल्हे भाड़ में जाओ। ऊपर लिख दिया है पीडीए के नाम होगा, पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान। ये जो लाइन ऊपर लिखी है पीडीए, तो ये इस पीडीए के भीतर बहुत सारे संदेश हैं, ये एक संदेश नहीं है। अगर यहां पर इतनी मिठाई होती और बातचीत बन चुकी होती तो ऊपर इंडिया लिखा होता, लेकिन इंडिया नहीं लिखा है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी को शर्म आती होगी इंडिया लिखने में ऊपर, कि वो तो और अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हम मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इंडिया नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि खिचड़ी जो है वो अधपकी है और समाज और कांग्रेस जो है चावल और दाल एक में गबड़ दी है। अब कांग्रेस उसमें से फिर से कह रही दाल दाल अलग करो, चावल चावल अलग करो, फिर अलग अलग बातचीत करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से कि समय बहुत निकल गया है और खिचड़ी गबड़ी जा चुकी है और अखिलेश यादव अब अपना रास्ता लेंगे। अब जो है कोई और ही व्यंजन बनाएंगे, जिस व्यंजन की वो शुरुआत से बात कर रहे थे वही व्यंजन बनेगा। खिचड़ी तो मुझे लगता है कि अब खिचड़ी पक नहीं पाएगी। नहीं, देखिए पीडीए वाला जहां तक आप कह रहे थे कि पीडीए की बात, अखिलेश उसी पे आगे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो 16 नाम लिया उसमें 11 जो है वो ओबीसी हैं। लिस्ट में 11 जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी हैं। उन्होंने लगातार इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं ओबीसी वर्ग को लेके, पीडीए को लेके, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के आंकड़ा कहें तो उन्होंने अपनी पहली लिस्ट में वो झलक देखने को मिली है। इसमें कांग्रेस का अभी तक कोई रोल नहीं है। इस लिस्ट में जो अभी तक नाम आए हैं 16 नाम, ये सिर्फ कांग्रेस और सपा और आरएलडी का जो गठजोड़ है वही अभी दिख रहा है। कांग्रेस का जब गठजोड़ होगा तो नई लिस्ट बनेगी, नया कलेवर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो नहीं है। नहीं तो छोटे छोटे जब तो नई लिस्ट बनेगी, नाम कटेंगे क्या? हाँ तो नाम कटेंगे क्या? पिछली विधानसभा चुनाव की तरह कि ले लल्लू तुम लड़ जाओ? नहीं नहीं नहीं, लल्लू नहीं, कल्लू तुम हट जाओ। नहीं नहीं नहीं, अब डल्लू लड़ेंगे। नहीं नहीं, अब डल्लू लड़ेंगे। तो अगर ये सपना ना रह जाए। इसमें यही चीज है कि इसमें सपा को समझदारी दिखानी होगी कि यानी अब जिनके नाम ऐलान कर दिए वो कैंडिडेट मैदान में है, उनका नाम मत काटा जाए, हारे या जीते, क्योंकि वो इतनी मेहनत करके आता है और अपनी मेहनत से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करता है और फिर लिस्ट आती है और फिर बाद में आप उदासी होती है, मायूसी होती है और असंतोष फैलता है। और जिनका आपने नाम घोषित कर दिया वो चुनाव की तैयारियों में आज से लग जाएंगे। कल पता चले चुनाव से ठीक पहले नाम कट जाए तो इससे मनोबल डाउन होता है, इसमें कोई ये नेताओं में नहीं, ये जो है कार्यकर्ताओं में भी गलत मैसेज जाता है। तो सपा ने सोच समझ कर ऐलान किया है। पिछली विधानसभाओं में जो गलतियां हुई थी उससे भूल सुधार करते हुए लोकसभा में हमें नहीं लगता वो गलती करेंगे। ऐसे में जो नाम है वो फाइनल अभी तक है, क्योंकि हमने और आपने सबने चर्चा की थी, लगभग वही नाम है। शफीकुर रहमान की बात हुई, अनु टंडन की बात हुई, रविदास मेहरोत्रा की बात हुई, डिम्पल यादव की बात हुई, धर्मेंद्र यादव की बात हुई, सारे नाम वही हैं लगभग पूरी लिस्ट में। तो ऐसे में ये नाम पहले ही फाइनल हो गए थे। उस दिन हमारी डिबेट में
विवेक सालस ने भी यही बताया कि हमारे 35 नाम फाइनल है, सिर्फ लिस्ट आनी बची हुई है। तो वो लिस्ट की ये पहली झलक है, 16 नाम आ चुके हैं। अच्छा, इसमें और अभी तक अखिलेश यादव जी के नाम की चर्चा नहीं हुई है। अखिलेश यादव जी के बारे में कहा जा रहा था कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, तो अभी तक उनका नाम लिस्ट में नहीं आया है। इस पर भरत क्या जी, कहेंगे मयंक जी? हमें नहीं लगता कि अखिलेश यादव दोबारा वो गलती करेंगे जो पहले कर चुके हैं। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो विधानसभा का ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि केंद्र में इतनी खिचड़ी पकी हुई है, वो देख रहे हैं। तो पहले वो यूपी अपना टारगेट करेंगे। लोकसभा का चुनाव उनका रहेगा, पूरी अपनी पार्टी दमखम से लड़ेगी। शिवपाल यादव जी हैं, सीनियर लीडर हैं, उनको लड़ा सकते हैं। नहीं मयंक भाई, शिवपाल यादव कई बार ये हिंट दे चुके हैं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, और कन्नौज और आजमगढ़ दो जगह से चर्चाएं चल रही हैं। ये भी एक हवा में तैर रहा है कि भाई दो जगह से है, वो कहीं एक जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, और शिवपाल खुद आजमगढ़ से शायद चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, शिवपाल यादव का नाम चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जहां तक मुझे लगता है कि नहीं लड़ेंगे। बाकी वो उनका डिसीजन है, क्योंकि अभी उन्होंने हाल फिलहाल में चुनाव लड़ा विधानसभा का, उससे पहले लोकसभा का लड़ा था, उन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि यूपी देखना था। मुलायम सिंह तब जाने के बाद ये चीज़ें स्थितियां बदली हैं। ऐसे में उनकी पहली प्रायोरिटी होगी यूपी को मजबूत करना, और पहले यूपी में छाप छोड़ना। जितने ज़्यादा यूपी में वो लोकसभा सीटें जीतेंगे, वो विधानसभा के लिए उतना मजबूत होंगे। तो हमें लगता है पार्टी का नेतृत्व करेंगे, और अपने अच्छे कैंडिडेट हैं, उनके पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनको उतार सकते हैं। रामगोपाल हैं, शिवपाल खुद हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अगर आप उतारना चाहेंगे उतार सकते हैं। अखिलेश यादव को उतारना जरूरी नहीं। हाँ, अगर जरूरत पड़ी, लगता है कि उनको ये सीट हमारी जा रही है, तो अखिलेश यादव मैदान में उतर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। पहली लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है, और तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे उस सब पर्दा उठ चुका है। 16 नाम कम से कम अब तक फाइनल हो चुके हैं। विवेक साइलस ने बताया था, जब हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था 31 तारीख तक वेट कीजिए, लिस्ट आपके सामने होगी, और वही होता दिखाई दे रहा है। ये नाम भारत 100 ने पहले भी आपको बता दिए थे। आगे भी भारत 100 देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।